उनका एक सेक्शन है जिसे सेक्शन 137 कहते हैं। ये इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137 है। यानी अगर आपके गोशवारों में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 महीने होते हैं, यानी टोटल 120 दिन होते हैं कि उस खराबी की निशानदेही की बुनियाद के ऊपर सेक्शन 137 के जरिए से कार्रवाई करके उस रुकन असेंबली को नाअहल कर दिया जाए। मैं आपको दोबारा बताता हूं, आसानी से आप समझ लीजिए। फर्ज करें कि एक रुकन कौमी असेंबली है, उसने अपने गोशवारे जमा करवाए और उनके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको नाअहल किया जा सकता है, तो ऐसी सूरत में चाहे कोई शिकायत लगाए, चाहे इलेक्शन कमीशन खुद नोटिस ले या किसी भी प्रोसेस के लिए से वो चीज सामने आए, तो उसके लिए टोटल जो दिन होते हैं वो 120 होते हैं। ये कहता है इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137। 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन एक्शन कर सकता है, उसके बाद वो एक्शन नहीं कर सकता। ये है कानून। अच्छा, और एक्शन जो है वो नाअहली का है। अगर किसी रुकन कौमी असेंबली को नाअहल करना है तो 120 दिन के अंदर अंदर इस प्रोसेस को शुरू करना है, इस शिकायत के ऊपर काम करना है, 120 दिन के बाद नहीं। 121 दिन हो गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फारिग हो गया। फिर बारी आ जाती है नैब की, FIA की, बाकी तहकीकाती एजेंसियों की, वो बंदे को पकड़े, उसको सजा दिलाएं, सजा दिलाने के बाद उस सजा की बुनियाद के ऊपर अदालत से नाअहल करार दिलवाएं, तो ये एक अलग चीज है। इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो तोशाखाना केस में है, और तोशाखाना केस जो है वो उनके गोशवारों की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है, और गोशवारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को सेक्शन 137 को इस्तेमाल करते हुए नाअहल कर दिया था। लेकिन इमरान खान साहब नाअहल हो नहीं सकते क्योंकि 120 दिन की टाइम लिमिट गुजर चुकी थी। अब ये जो मामला है ये ले जाया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में एक बेंच इस मामले को सुन रहा था जिसकी सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब कर रहे थे। अब इस अदालत के अंदर, इस बेंच के सामने जो जस्टिस मोहतरम शाहिद बिलाल हसन साहब है, उनके सामने जब ये केस जा रहा था तो वो लंबी लंबी तारीखें पढ़ रही थी और ये केस आगे चल नहीं पा रहा था। तो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज के तौर पे उनको तैनात कर दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में अब चले जाएंगे। तो अब उनकी जगह पे एक नया लार्जर बेंच बन गया है जो कल के दिन में, जुमेरात के दिन में यही वाला केस सुनने जा रहा है। अब केस के अंदर कानून ये कहता है कि सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट के तहत क्योंकि इमरान खान के खिलाफ ये कार्रवाई 120 दिन के अंदर शुरू नहीं की गई, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को नाअहल करने का कोई जवाब नहीं रखता। यानी इमरान खान साहब कानूनी तौर पे इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। ये मामला अब जो बेंच के सामने चला गया, इसमें जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब है, जस्टिस शाहिद करीम साहब है, जस्टिस जवाद हसन साहब है, जस्टिस शहराम सरवर साहब है और जस्टिस रिसाल हसन सईद साहब है। ये जुमेरात को लगने जा रहा है। अली जफर साहब यहाँ पे वकील हैं और मामला यह है कि इमरान खान साहब की नाअहली के खत्म होने के इम्कानात हैं क्योंकि इस्तगासा 120 दिन के अंदर करना होता है। अगर 120 दिन के बाद ये केस बनाया जाए तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इमरान खान साहब के मामले में ये केस 200-300 दिनों के बाद, बल्कि इससे भी ज्यादा दिनों के बाद बनाया गया है, लिहाजा उनके गोशवारों की बुनियाद के ऊपर बनाया जाने वाला ये केस उड़ जाएगा। इस सूरत में इमरान खान साहब की जो उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और साथ ही साथ इमरान खान साहब की नाअहली खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इस केस को कैसे लड़ते हैं। भारत कानून इसमें बड़ा क्लियर है क्योंकि अब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब मौजूद नहीं लाहौर हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो इसलिए अब ये केस आगे बढ़ेगा और तेजी से इसका फैसला भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब के बाद कुछ और भी केसेस थे जिनके ऊपर चीजें तय नहीं हो रही थी। मिसाल के तौर पे इलेक्शन के दौरान दफा 144 का नफाज, उन्होंने इसको कहा था ठीक है जी हो सकता है, हालांकि ये चैलेंज किया गया था PTI की जानिब से, बल्ले के निशान पर भी इलेक्शन कमीशन का साथ दिया था इन्होंने। ट्विटर वाला केस जो एक्स वाला वो इनके पास लगा हुआ है, वो लग ही नहीं रहा। फिर ताहयात नाअहली वाला केस भी इनके पास अपील लगी है, उन्होंने रिट खारिज कर दी, ये वाली जो रिट लगी वहां पर रिट की गई वो भी खारिज कर दी। फिर इलेक्शन की तारीख देने का मामला भी ज़ेरे इल्तवा रखा हुआ है कि कौन देगा कैसे करेगा। तो ये जज साहब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये सारे मामला दूसरे जजेस के पास आएंगे, तो देखते हैं कि अब फैसला क्या होता है। तो बड़ा अहम केस है जो कल अदालत में इमरान खान साहब के हवाले से लगने जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, लेकिन ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, मैं आपके सामने रख देता हूं। गजा में मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ फ़लस्तीन में, और फ़लस्तीनियों ने तारीख का बदतरीन दौर देखा। गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल होने वाला है या 7-8 माह गुजर गए हैं, एक बदतरीन दौर गजा के मुसलमानों ने देखा। तो अब सऊदी अरब के वली अहद बिलाखिर उनका एक स्टेटमेंट आया है और ये बड़ा हौसला अफजा स्टेटमेंट है, और उन्होंने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया है। ये सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा की पट्टी में जंग को फौरी रोकने और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया है। और इसमें जो है वो अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने हज के लिए आए आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त फ़लस्तीन और गजा का मसला फौरी हल तलब मसला है।
हम गजा में इंसानी जानों का ज़िया रोकने और कत्लेआम रोकने का मुतालबा करते हैं। और उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से गजा की पट्टी में फौरी जंगबंदी की तजवीज़ के हवाले से जारी करदा हालिया करारदादों पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि सऊदी अरब आलमी बरादरी से मशरकी यरूशलेम पर मुश्तमिल सन 1967 वाली जो सरहदें हैं उस पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मुतालबे की तजदीद करता है। इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। यानी कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला रहे थे कि शायद सऊदी अरब, यानी ये कमज़ोरी तो है ना मुसलमानों की, ये तो बात ठीक है। अगर मुसलमान इस खित्ते में और बाहर पूरी दुनिया में कमज़ोरी ना दिखाएं तो फ़लस्तीनियों के ऊपर इतना जुल्म तो ना हो। लेकिन इसके बावजूद ये हौसला अफजा बात है कि आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में ऐसी बात की गई है। लेकिन इसी मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब को, यानी सऊदी वज़ीर ख़ारजा को उनका टेलीफोन भी आया है। अब देखना यह है कि डेवलपमेंट्स किस जानिब बढ़ती है। उधर अमरीकी इलेक्शन होने जा रहे हैं और बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो ये है कि अमरीकी सदर जो इस वक्त जो बाइडन है वो फ्रीज हो जाते हैं। यानी दो ऐसे मनाज़िर लोगों ने गुज़िश्ता एक हफ्ते में देखे, हफ्ता 10 दिन के अंदर 2 मरतबा ऐसा हुआ कि जो बाइडन फ्रीज हो गए, यानी चलते चलते खड़े हुए वो फ्रीज हो जाते हैं और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या अपनी मर्जी से मूव नहीं कर पाते। उनकी उम्र का तकाजा है या ये कोई उनको बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है जिसको वो फेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो फ्रीजिंग है कि खड़े खड़े फ्रीज हो गए, यानी मैं फ्रीज का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाएगी कि सब लोग इधर खड़े हैं, कोई चीज़ चल रही है, अचानक उनका मुँह इस तरफ हुआ है तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं और एक ही तरफ को उनके हाथ की मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं होती और वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो वहाँ पे जो खड़े लोग हैं उनको ज़रा थोड़ा सा फिर मामले को रेस्क्यू करना पड़ता है। तो जो बाइडन जो है वो इस सूरत हाल से दो चार है। ऐसी सूरत में अमेरिकन कैसे उनको वोट देंगे, वो इस वक्त भी उम्मीदवार हैं डेमोक्रेट्स के। दूसरी जानिब जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं वो बड़ी अच्छी सेहत में है और उनके जीतने के इम्कान भी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जो बाइडन के लिए ये इलेक्शन जीतना और ट्रंप के लिए इम्कान बढ़ते चले जाएंगे। देखना यह है कि आने वाले दिन में अमरीकी सियासत किस तरफ जाती है। बहरहाल 2 मरतबा जो इस वक्त का अमरीकी सदर है वो फ्रीज हो चुका है और ऐसे मनाज़िर दुनिया जो है वो देख रही है। एक और जो बड़ी खबर है वो चाइना के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी, उसमें चाइना ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि चाइना का मौक़िफ़ दिया जाए क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हमेशा से रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर द डिप्लोमेट ने रिपोर्ट किया था कि चाइना की जो एलामिया है मुलाकातों में उसमें वो अल्फाज शामिल नहीं है जो माजी में होते थे। फिर उन्होंने उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और बताया कि चाइना को एक्चुअली पाकिस्तान में किस तरह की मुश्किलात का सामना है और किन वजूहात की बिना पर वो थोड़ा सा पाकिस्तान से उनके बकौल डिस्टेंस हो रहा है या वो अपनी प्रायोरिटी को पाकिस्तान के मामले में तब्दील कर रहा है कि तरजीहात अगर पहले बहुत बुलंदोबांग थी तो उनको ज़रा नॉर्मलाइज किया चाइना ने। ये द डिप्लोमेट का क्लेम था। चीन ने पाकिस्तान से ताल्लुकात पर जो इसको प्रोपेगेंडा करार देते हुए इसको मुस्तरद किया है और ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये क्लेम किया कि उन्होंने रब्ता किया तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा से और उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो दौरा हुआ ये ठीक हुआ और दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन चाइना का हम सब जानते हैं कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी में कभी भी नहीं पड़ते और अगर कोई चीज़ें होती हैं तो वो बैकडोर चैनल्स पे हमेशा रब्ता करने पर यकीन रखते हैं और अपनी चीज़ों को बैकडोर से ठीक करने की कोशिश करते हैं बजाय इसकी कि वो ओपनली सामने आए और खुलकर बात करें। बहरहाल कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है वो पता चलेगा वक्त के साथ साथ। एक दो और जो बड़ी खबरें हैं वो पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक है। यानी फिच ने एक रिपोर्ट दी है पाकिस्तान की मईशत के बारे में कि बजट के बाद पाकिस्तान में महंगाई 12% बढ़ेगी, यानी 12% मजीद पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाएगी 2024-25 के बजट के हवाले से उन्होंने ये कहा। और शरह सूद 16% तक आने की उन्होंने कहा तवक्को है और पाकिस्तान की अदायगियों की सूरत जो है वो बेहतर करना होगी और हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में बेहतर हो। और IMF से मुआहदे की उम्मीद जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरी है। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान को हर हाल में IMF के साथ मुआहदे करने होंगे, IMF से पैसे लेने होंगे, उनके जरिए अपना मुल्क चलाना पड़ेगा और IMF की शराइत को मानना पड़ेगा जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई के ऊपर जो है वो ये कहा जाता है कि 11% 12% हो गई। अब इस पर जो है क्योंकि ये फार्मूला बहुत अजीब है, यानी ये जो तकाबली जायजा है ये शहबाज शरीफ का अपने दौर से ही वो मुकाबला कर रहे हैं कि जनाब मेरे अपने दौर में ये महंगाई थी, मैं अपने दौर में ये महंगाई कर चुका हूँ। इमरान खान से दौरे हुकूमत से वो मुवाजना नहीं कर रहे। अगर वो इमरान खान से दौरे हुकूमत से मुवाजना करेंगे तो फिर चीज़ों की कीमतों के ऊपर मुवाजना करेंगे। अभी वो परसेंटेज के अंदर जाते हैं और इसके ऊपर अदनान आदिल साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए एक चीज़ बताई है। आई एम नॉट श्योर कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि ये बड़े रिसर्च भी करते हैं, इनके पास चीज़ें होती हैं, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बताया तो वो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें गुज़िश्ता माली साल में औसतन 38% महंगी हो गई थी वो अब इस माली साल के इख्तिताम तक औसतन 12% महंगी हो गई है। यानी 100 रुपए वाली चीज़ पहले 138 की हुई और अब 155 रुपए की हो गई है। ये है अफराते ज़र की असल हकीकत, ये अदनान आदिल साहब ने क्लेम किया है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले नदीम मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने चंद हकायक सामने रखे हैं और उन्होंने करार दिया इसको बजट का गोरख धंधा।
انہوں نے کہا جی صرف 32,000 ریٹیلرز ٹیکس نیٹ میں اب تک رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, تو بہت ہی ناکامی ہے حکومت کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریس حکومتی شوگر مافیا اور تمباکو مافیا نہیں چلنے دیتی. یعنی جو ٹریک کرنا یا ٹریس کرنا ہوتا ہے نا, یہ پورا ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کون سی چیز کتنی بکی ہے, کتنی بڑی کوانٹٹی میں وہ مارکیٹ میں آئی ہے اور کہاں کہاں کیسے کیسے بکی ہے, اور جب وہ بکتی ہے تو اس کا ڈیٹا حکومت کے پاس جاتا ہے. تو اس طرح حکومت کو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. شوگر مافیا یہ چاہتا نہیں ہے کیونکہ وہ تو پھر بہت ساری اسمگلنگ بھی ہوتی ہے نا ان چیزوں کے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ جو سگریٹ مافیا ہے یا جس کو ہم تمباکو مافیا کہتے ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتا کیونکہ وہ بھی بہت بلیک منی بناتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے نشاندہی کی ہے. تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگتا ہے یہ چھوٹے اور بڑے بھائی دونوں کی خواہش نہیں ہے کہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگے, اور جو ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری لگانے والے ہیں ان سے منی ٹریل لینے پر بھی کوئی تیار نہیں ہے. یعنی بہترین کالا دھن سفید کرنے کا ذریعہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بدستور پاکستان میں ہے. پیسے کو دبئی میں پھیرا لگوانے والا کام اب ہماری اشرافیہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. سارا مال پلاٹوں اور پلازوں میں حلال ہو رہا ہے اور اس میں تمام طاقتور شامل ہیں. رہ گئے بیچارے تنخواہ دار, تو انہی کو رگڑا لگتا ہے, اور انہی کو رگڑا لگے گا یا تو یہ بیچارے کرپشن کریں گے یا پھر بھوکے مریں گے. یہ ندیم ملک صاحب کا انالیسز ہے اس ساری صورتحال پر. ایک بڑی خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے. خیبر پختونخوا میں جس نوعیت کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس طرح کی لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہی. یعنی سندھ میں کیونکہ وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے PMLN کو, تو ان کے بقول وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اسی طرح جو پنجاب ہے وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ویسے نہیں ہو رہی. تو خیبر پختونخوا میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس پہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ پر عوام خود نکل کر حکومت کا رویہ درست کریں گے. انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو سمجھا دیں ورنہ عوام نکل کر ان کا قبلہ درست کر دیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ پر وزیر اعلیٰ نے شدید رد عمل دیا کہ عید پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وابڈا وفاقی حکومت کے ماتحت ادارہ ہے اور وفاقی حکومت بجلی کے سلسلے میں خیبر پختونخوا اور اس کے عوام سے انتقام لے رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت نہیں نہ بنی. تو انہوں نے کہا جی ہمیں یقین دہانی کروائی گئی تھی وہ پوری نہیں کی جا رہی, ہم اس پہ چپ نہیں رہیں گے, دوبارہ بات کریں گے اور جواب مانگیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بجلی پوری نہیں کی جاتی تو یہ حکومت جو فارم 47 کی پیداوار عوامی مینڈیٹ کی چوری کر کے بنائی گئی ہے یہ غیر قانونی حکومت ہے اور یہ حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. پھر انہوں نے خبردار کیا کہ اگر عوام نکلے تو پھر حکومت سمیت ان کے لانے والوں کو بھی بہت تکلیف ہوگی, اور اگر تکلیف ہوگی تو اس کی آواز پھر بہت دور تک جائے گی. اسد کیسر صاحب نے بھی ایسا ہی سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے اور ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے, زیادتی کی جا رہی ہے. میرے خیال میں ناظرین کافی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.